तो हमारा जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल, तो उसका आज लास्ट टॉपिक है और 2 टॉपिक हमारे अभी भी बचे थे। मैंने जैसे बताया था आपको, कभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए मैंने आपको बताया था 8 स्टेप्स थे। तो मैं एक बार स्टेप्स लिख दे रहा हूं कि जो पहला स्टेप था दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले तो आप सेल में से डीएनए को निकालोगे, फिर वो जो डीएनए निकाला है उसको हम कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो आज ऐसा है कि बहुत सारे आपके आज टेकअप्स भी लूंगा मैं कि डीएनए को हम जो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं, जो फ्रैगमेंट्स कर रहे हैं, वो किस एंजाइम की मदद से कर रहे हैं, बताइए। विच एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यस। अगर मैं पूछूं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में भी कौन सा टिपिकल एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में? टाइप 1, टाइप 2 की टाइप 3? टाइप 2। वेरी गुड। चलिए, फ्रैगमेंट करने के बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो ये किसकी मदद से कर रहे थे हम सेपरेट? किस टेक्निक की मदद से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे? नाम बताइए। मैं ऑप्शन देता हूं, सदर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब मुझे एक और चीज बताइए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो रहे हैं वो किस बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं? स्मॉल साइज। साइज, चार्ज की बोथ? साइज। ओनली साइज। यस, क्योंकि चार्ज तो सबके ऊपर का नेट चार्ज इक्वल है, तो वो चार्ज सिर्फ रन करने में मदद करता है, बट वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यस। तो हमने ये पढ़ा है कि जितना बड़ा फ्रैगमेंट होगा वो टॉप पर होगा और जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा वो बॉटम की तरफ होगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का मतलब यही था कि मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कर सकते हैं जेल पे, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो प्रोटीन हो, क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सबके सब एक चार्ज पार्टिकल है, राइट? हमको पता है डीएनए और आरएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं बिकॉज दे आर न्यूक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट। फिर आता है, एक बार हमने सेपरेट कर लिया, तब हम क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन करेंगे, राइट? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो ये जो हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे किस टेक्निक की मदद से कर रहे थे? एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एक बार हमने डिजायर्ड जीन चूज कर लिया, तुमको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए हमने फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर दिए। फिर आपको Yes, पता sir. होगा, फिर आपको पता होगा कि आपका एक डिजायर्ड जीन का लेंथ इतना होता है, तो उसके बेसिस पे आप वो फ्रैगमेंट सिलेक्ट करोगे। तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमने क्या किया था? स्टेनिंग की थी। तो इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डाला था और उसको जब हम यूवी रेज में देख रहे थे तो हमको ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आ रहे थे, तो हम फ्रैगमेंट्स को देख सकते हैं। अब आपको जो फ्रैगमेंट का लेंथ पता है वो फ्रैगमेंट आप सिलेक्ट करके वो जेल में से कट करके निकालोगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूशन। याद आ रहा है? एल्यूशन बोलते हैं। Yes, sir. अब वो आपके हाथ में डिजायर्ड जीन है, अब आप उसका कॉपी बनाओगे बहुत सारा। बताइए किस टेक्निक की मदद से आप कॉपी बनाओगे? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पता है ना ये? Yes, sir. तो तुमको पता है कि पीसीआर करते हैं पीसीआर मशीन में, जिसको थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं, और उसमें हम लोग डीएनए, टेम्पलेट, स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड्स और मैग्नीशियम और टैक पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं, और उसमें 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन। तो
हर एक साइकिल में 3 स्टेप्स होती है। डीनेचरेशन हम 94 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो दोनों भी स्ट्रैंड्स अलग सेपरेट हो जाती है। अनिलिंग में प्राइमर अटैच हो जाता है और एक्सटेंशन में हमारा नया स्ट्रैंड कंटिन्यू होता है, रन करता है। तो ऐसे एक पीसीआर के एक पीसीआर साइकिल में कितने, एक डीएनए से कितने डीएनए बनते हैं? 2 डीएनए बनते हैं। मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि एक पीसीआर साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। मतलब एक पीसीआर साइकिल में तुमको पता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, बरोबर? एक डीएनए से 2 डीएनए बने एक पीसीआर साइकिल में। तो दूसरे पीसीआर साइकिल में 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो दूसरे पीसीआर साइकिल में 2 से 4 बने, मतलब डीएनए जो मल्टीप्लाई हो रहा है हर पीसीआर साइकिल में वो 2n की फॉर्म में हो रहा है कि नहीं? बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में। Yes, sir. तो ये याद रखो कि बाइनरी नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब पहले साइकिल में 2, दूसरे साइकिल में 4, तीसरे साइकिल में 8, चौथे साइकिल में 16, 32, 64, 128, 256, ऐसे कर करके जा रहा है। 512, 1028, समझ रहे हो आप? तो ये जो नंबर बढ़ रहा है वो बाइनरी नंबर के उसमें बढ़ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि 10 पीसीआर साइकिल में, ठीक है, 10, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये एनसीईआरटी बोलती है कि 30 पीसीआर तक 1 बिलियन कॉपी बन जाता है। 1 बिलियन कॉपीज बन जाता है 30 पीसीआर तक। ये याद रखिए आप, ये एनसीईआरटी बोल नहीं रही है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है कि एक पीसीआर 30 पीसीआर साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो एक डीएनए का कितना कॉपी बन जाता है? 1 बिलियन कॉपी। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 1 बिलियन मतलब कितना होता है? 100 करोड़ होता है। सोचो इतना सारा कॉपी बन जाता है एक पीसीआर साइकिल में, 30 पीसीआर साइकिल में, सॉरी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक डीएनए का कितना कॉपी बनेगा 10 पीसीआर साइकिल में? कि आपके पास एक डीएनए है तो पीसीआर के 10 साइकिल हुए, 10 साइकिल्स हुए पीसीआर के, तो कितना कॉपी बनेगा? मैं ऑप्शन देता हूं। 512, दूसरा 256, तीसरा 1028 या चौथा 128। बताइए कितने साइकिल बनेंगे, ये करके बताइए निकिता। 1 डीएनए मॉलिक्यूल, 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का कितना कॉपी बनेगा? वन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बनेंगे कितने कॉपी? यहां पे करके देखते हैं। बताइए निकिता। बहुत सिंपल है, देखो मैं यहां पे बताता हूं। पहले साइकिल में एक का 2 डीएनए बना, पहले साइकिल में, ये एरो का मतलब साइकिल है। दूसरे साइकिल में 4 डीएनए बना, तीसरे साइकिल में 8, चौथे साइकिल में 16, पांचवें साइकिल में 32, छठे साइकिल में 64, सातवें साइकिल में 128, आठवें साइकिल में 256, नौवें साइकिल में 512 और 10वें साइकिल में बना 1028। तो आंसर विल बी यस। ये साइकिल देखो, पहले ये पहला साइकिल, ये दूसरा, एरो पे देखो, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। मतलब 10 पीसीआर साइकिल में एक डीएनए का कितना कॉपी बना? 1028 कॉपी बना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। बोलो निकिता, ये समझ में आया कि नहीं आपको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो।
यस सर, कर लिया। ओके, कर लीजिए। किया? ठीक है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का 10 पीसीआर साइकिल में कितना कॉपी बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, चलो अब करके बताओ। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का कितना कॉपी बनेगा? यही ऑप्शन में से कोई एक है। निकिता, ये करके बताइए कि एक अब मैं जो डीएनए ले रहा हूं वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो सिंगल स्टैंडर्ड है। करके दिखाऊं कि आप करोगे? सर, हाँ, यस निकिता बताइए। चलो मैं बताता हूं। मैंने यहां पे इस बार सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिया है, डबल स्टैंडर्ड नहीं। तो पहले पीसीआर में एक डीएनए पूरा बनेगा जो कि डबल स्टैंडर्ड होगा। यही था मेन, कि यहां पे पहले साइकिल में 2 डीएनए नहीं बना, पहले साइकिल में एक ही डीएनए बनेगा, क्योंकि आपका डीएनए पहले से ही सिंगल स्टैंडर्ड था। तो फर्स्ट पीसीआर साइकिल में एक डीएनए बना, दूसरे पीसीआर साइकिल में 2 डीएनए, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठे में 32, सातवें साइकिल में 64, आठवें साइकिल में 128, नौवें साइकिल में 256 और 10वें साइकिल में बनेगा 512। तो आंसर विल बी 512। देखो इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले तुमको पता है कि जो यस डीएनए सर, था वो समझ आ ऑलरेडी गया। डबल स्टैंडर्ड था। इसके पहले ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। तो पहले पीसीआर साइकिल में 2 डीएनए बनते थे, पहले ही साइकिल में, पहले ही साइकिल में 2 डीएनए बनते थे। पर यहां पे पहले साइकिल में 2 डीएनए नहीं, एक ही डीएनए बना। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है ना, यस सर। और मैंने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिखा था। पर अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के केस में अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसके पीसीआर में पहले पहले साइकिल में एक ही डीएनए बन पाएगा जो कि डबल स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि वो अनिलिंग होगा और फिर वो बाइंड होगा, क्योंकि पहले से ही डीएनए डी नेचर है। तो वो अनिलिंग पता है ना तुमको, वो प्राइमर आके अटैच होता है और वो फिर एक्सटेंड होता है, तो पहले साइकिल में एक ही डीएनए बन पाएगा। तो उसके हिसाब से 10 पीसीआर साइकिल में 512 ही बन पाएगा। बोलो आप समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये फर्क है इसमें और इसमें। ये फर्स्ट पीसीआर साइकिल में यहाँ पे 2 डीएनए बन रहा है और यहाँ पे फर्स्ट पीसीआर साइकिल में यहाँ पे एक ही डीएनए बन पा रहा है। फर्क इतना था कि मैंने यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोला था और यहाँ पे मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोल रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बताइए मुझे। यस सर। हाँ, तो यही था पीसीआर। इसके लिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया था, इसके लिए मैं अभी ऐसे डिस्कस कर लिया आपसे ओरली। और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो 10 पीसीआर साइकिल पे कितने बनेंगे? 512 बनेंगे, याद रखना। तो ये देख लिया करो कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, डबल स्टैंडर्ड पूछा है कि सिंगल स्टैंडर्ड पूछा है, उसी के बेसिस पे आंसर देना। ठीक है, ये रब कर रहा हूं मैं।
ओके ओके, यहां देखिए, फिर आता था लाइगेशन, हम जोड़ते थे, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, या टारगेट जीन बोलो या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, मतलब एक ही है। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विथ वेक्टर डीएनए, जो कि यूजुअली प्लाज्मिड होता है, टू फॉर्म आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर डीएनए को मैंने कहा था काइमेरिक डीएनए या क्लोन्ड डीएनए भी कहते हैं। तो यहां पे जोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते थे? डीएनए लाइगेस, याद आ रहा है, जिसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए था। और यहां पे हमने अलग अलग वेक्टर भी पढ़ा था कि नॉर्मल प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया से निकालते हैं, ई कोलाई से, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 किलो बेस पेयर तक के डिजायर्ड जीन को लेने की है। तो अगर किसी डीएनए का लेंथ, जो डिजायर्ड जीन है, अगर उसका लेंथ 2 किलो बेस पेयर से ज्यादा है, तो हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था PBr322। Yes, तो sir. PBr322 की कैपेसिटी 4.3 किलो बेस पेयर, ठीक है, 4.3 किलो बेस पेयर थी। तो PBr322 का प्रॉब्लम पर यही था कि उसमें हमको 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर 2 अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, एक एम्पिसिलिन था और एक टेट्रासाइक्लिन था। तो PBr322 का प्रॉब्लम यह था कि 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ता था। तो एक और वेक्टर बनाया था जिसका नाम था PUC19, जिसमें एक ही बार रेप्लिका प्लेटिंग करना होता था। तो उसमें एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और एक साइड यहाँ पे लैक्जेड जीन था जिसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स थे, ठीक है। फिर हमने और भी टाइप के प्लाज्मिड देखे थे, जैसे TI प्लाज्मिड। अगर हमको हमारे डिजायर्ड जीन को किसी प्लांट सेल में डालना है, तो हम TI प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशिएंट बैक्टीरिया की मदद से TI प्लाज्मिड यूज करते थे। अगर हमको हमारा डिजायर्ड जीन किसी एनिमल सेल में डालना है, तो हम यहाँ पे वेक्टर के तौर पे रेट्रोवायरस को यूज करते थे। और भी था, शटल वेक्टर था, कि अगर हमको हमें कोई डिजायर्ड जीन एनिमल सेल में भी डालना है, मतलब यूकैरियोटिक में भी डालना है और प्रोकैरियोटिक में भी डालना है, तो हम शटल वेक्टर यूज करते थे, क्योंकि शटल वेक्टर में 2 ओरी सीक्वेंस था। एक ओरी सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेट हो सकता था और दूसरा यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेट हो सकता था। फिर हमने ट्रांसपोजॉन्स भी देखा था, जो कि जंपिंग जीन्स था। उसके अलावा कुछ वायरसेस भी हमने यूज किए थे, जैसे बैक्टीरियोफाज, जो कि 25 to 30 केबी का फॉरेन डीएनए डाल सकता था। अब 2 तरीके के बैक्टीरियोफाज वाले वायरस थे, लैम्डा बैक्टीरियोफाज जिसकी कैपेसिटी कुछ 25 किलो बेस पेयर तक की थी, और एक M13 बैक्टीरियोफाज जिसकी कैपेसिटी 5 to 10 किलो बेस पेयर तक की थी। फिर हमने क्रोमोसोम भी देखे, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की कैपेसिटी 500 किलो बेस पेयर की थी, जबकि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की कैपेसिटी कुछ 1 मेगा बेस पेयर्स की थी, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज किया गया था। तो ये अलग अलग वेक्टर्स हमने पढ़े थे। और कोई भी आप जब वेक्टर सिलेक्ट करते हो, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कि एक तो उस वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसको ओरी सीक्वेंस कहते हैं, ताकि वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर सके। दूसरा, उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए, ताकि मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलो या मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट बोलो। तीसरा, उसके अंदर मार्कर जीन होना चाहिए, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। तो ये कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेक्टर के लिए। फिर हम पांचवें छठे स्टेप पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ योर आरडीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट। किस तरह से आप अपने आरडीएनए को किसी होस्ट के अंदर डालते हो। मैं लिख दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ये भी मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था,
एक डीएनए मीडिएटेड था और एक डायरेक्ट, मतलब एक डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर था और एक डायरेक्ट जीन ट्रांसफर था। तो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मैंने तुमको पढ़ाया था कि हम प्लाज्मिड में करके उसको डाल रहे हैं, और एक में हम डायरेक्टली जीन को डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं बिना प्लाज्मिड में डाले। याद आ रहा है? तो वो जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर था Yes, उसमें sir. पढ़ाया था जीन गन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मीडिएटेड मेथड बाय यूजिंग पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, और माइक्रो इंजेक्शन जिसमें हमने माइक्रो पिपेट की मदद से डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया था। तो यहां तक हमने पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी बताया, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 7वां स्टेप। तो हमारा जो 7th स्टेप है, इस समय 7th स्टेप है, दैट इज कल्चर ऑफ द होस्ट ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। अब आपको पता है कि एक बार आपने वो आरडीएनए होस्ट सेल में डाल दिया, अब आप चाहते हो कि आपका होस्ट सेल लार्ज क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो, तो आप उसको ग्रो करोगे किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे, राइट? उसको हम बोलते हैं कल्चर। कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? Yes, sir. कि मान लो कि आपका ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के अंदर आपने अपना डिजायर्ड जीन फिट कर दिया, और आपने सक्सेसफुली इस प्लाज्मिड को किसी होस्ट के अंदर डाल भी दिया। किसी होस्ट है, ये होस्ट के अंदर आपने डाल भी दिया इसको। ये कोई होस्ट सेल है और इस होस्ट सेल के अंदर आपने डाल भी दिया, देखो। तो ये हमारा छठा स्टेप था कि किस तरह से आप अपने आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालते हो। एक बार आपने डाल दिया, तब आप क्या करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि ये होस्ट सेल, ये जो होस्ट सेल है, ये अब रेप्लिकेट हो किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे, है ना? किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे रेप्लिकेट होकर अपनी बहुत सारी कॉपी बनाए, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाए। तो वहीं से हमारा 7वां स्टेप स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कल्चर ऑफ competent host कल्चर ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट, किसी होस्ट में आपने डाल दिया ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, ऑन अ लार्ज स्केल, एकदम लार्ज स्केल तौर पे आप उसको ग्रो करना चाहते हो। यही हमारा स्टेप है। तो आप कैसे ग्रो करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। एक मतलब बोलने का मतलब क्या है, एक बार आपने अपना आरडीएनए सेल में डाल दिया, अब आप उस सेल को कैसे ग्रो करोगे किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे, वो देखते हैं। तो ग्रो करने के लिए हम यूजुअली कल्चर करते हैं। एक है स्मॉल स्केल पर ग्रो करते हैं, और एक है लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं। स्मॉल स्केल मतलब ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आप सेल को ग्रो नहीं कर रहे हो, आप उसको ग्रो कर रहे हो एक कोनिकल फ्लास्क में, कि ऐसा एक कोनिकल फ्लास्क है और वो कोनिकल फ्लास्क में आप उसको ग्रो कर रहे हो। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है और इसके अंदर आप ग्रो करोगे। मतलब एक लैब स्केल पर्पस पे, ज्यादा बड़े पैमाने पे आप उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर रहे हो। एक कोनिकल फ्लास्क में या तो एक पेट्री प्लेट में आप ग्रो करोगे, या किसी पेट्री प्लेट में आप उसको ग्रो कर रहे हो। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि इधर आपको प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आपको
प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे कम मिलेगी, मतलब आपको डिजायर्ड जीन का नंबर भी कम मिलेगा, वो मल्टीप्लाई भी कम होंगे, और वो जीन का जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। अगर आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करना चाहते हो लार्ज स्केल तौर पे, तो आप यहां पे यूज करोगे फर्मेंटर टैंक। यहां पे आप क्या यूज करोगे? फर्मेंटर टैंक यूज करोगे। फर्मेंटर टैंक होता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये फर्मेंटर टैंक जो होता है, ये काफी बड़ा होता है। ये फर्मेंटर टैंक में एक बड़ा सा रॉड होता है, और ये रॉड में से ऐसा ब्लेड निकला हुआ है, ये ऐसा ब्लेड निकला हुआ है। मिक्सर नहीं होता ऐसे घूमने के लिए, ऐसा घूमता है वैसा। और ये रहा न्यूट्रिएंट मीडियम। यही डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं फर्मेंटर टैंक। या इसको एक और नाम से हम कहते हैं बायोरिएक्टर। कुछ नहीं है, ये बड़ा सा वेसल है, इसमें पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम भरा हुआ है, और इसमें ये लगा हुआ है एजिटेटर। इसको हम कहते हैं एजिटेटर। ये मिक्सर, ये गोल गोल घूमेगा, समझ रहे हो? ये मोटर है, मोटर, ये मोटर लगा हुआ है नीचे। एजिटेटर मतलब मिक्सर, इसको इंपेलर भी कह देते हैं, इंपेलर। मतलब ये गोल गोल घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ब्लेड है, ब्लेड। ठीक है, फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। फ्लैट ब्लेड है, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। ये मिक्सिंग करने के लिए होगा, मिक्सिंग, ऐसे अच्छे से मिक्स करेगा। यहां से ऑक्सीजन पास कराया जाएगा। तो ये हो गया स्टराइल एयर इनलेट, मतलब यहां से ऑक्सीजन पास करा जाएगा। तो ये ब्लेड जो होगा वो मिक्स करेगा, ताकि ऑक्सीजन सब जगह अच्छे से पहुंच सके, पूरे न्यूट्रिएंट मीडियम में अच्छे से पहुंच सके, और कहीं झाग ना बन जाए। झाग को हम कहते हैं फोम। तो कहीं झाग ना बन जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसे झाग बन जाता है, ये देखो। तो झाग को तोड़ने के लिए होता है फोम ब्रेकर। तो इसमें से ये वाला जो ब्लेड निकला हुआ है, ये, इसको हम कहते हैं फोम ब्रेकर। ये वाले को, इसे हम कहते हैं फोम ब्रेकर। ये वाला जो पार्ट है, यहां से हम स्टीम डालते हैं, गरम गरम हवा डालेंगे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, अंदर का एनवायरमेंट क्लीन क्लीन रखने के लिए। तो एक तरीके का मैं इसको टेम्परेचर रेगुलेटर बोल सकता हूं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप गर्म पानी डाल रहे हो या गर्म चीज कुछ भी डालोगे, तो अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो गर्म रहेगा, मेंटेन करने के लिए। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि एक टाइप का टेम्परेचर रेगुलेटर है। ये एक टाइप का क्या है? टेम्परेचर रेगुलेटर। ये वाला जो पार्ट है, वहां से एसिड बेस डालोगे ताकि अंदर का पीएच मेंटेन किया जा सके। तो ये पार्ट एसिड बेस, एसिड और बेस बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया
पीएच रेगुलेटर। इसी के साथ साथ इस टैंक को, मतलब यहां से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, ये टैंक से क्या पास हो रहा है? ऑक्सीजन। आप बोल सकते हो एयर इनलेट, ऑक्सीजन इनलेट। इसी के साथ इस टैंक का पूरा नाम हो गया स्टर्ड। स्टर्ड मतलब मिक्सिंग, क्योंकि इसमें ब्लेड है ऐसे। अरे मिक्सर नहीं होता है, मिक्सर में मोटर गोल गोल घूमता है तो उसके ब्लेड भी गोल Yes, गोल sir. घूमते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टर्ड। स्टर्ड मतलब मिक्सिंग। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर इसका पूरा नाम हो गया। ये सबसे ज्यादा कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड बायोरिएक्टर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है ये। बायोरिएक्टर का मतलब क्या होता है? रिएक्टर मतलब इसमें रिएक्शन हो रहा है, आप कुछ नहीं चाह रहे हो, आपने क्या डाला इसके अंदर? आपने ये सैंपलिंग पोर्ट है, ठीक है। मैं यहां पे एक और चीज बना दे रहा हूं, ये चलिए आप लोगों के लिए, ये सैंपलिंग पोर्ट है, मतलब आप यहां से सैंपल डालोगे। सैंपल डालोगे मतलब क्या? आप यहां से एक बार बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया है आपका होस्ट, वो डाल दोगे, न्यूट्रन मीडियम डाल दोगे, मतलब ये इनलेट, मतलब यहां से आप कलेक्ट करोगे, सॉरी 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 सॉरी, आप यहां से प्रोडक्ट को कलेक्ट करोगे, जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो यहां से कलेक्ट करोगे। ये सैंपलिंग पोर्ट होगा, मतलब यहां पे कहीं सैंपलिंग पोर्ट होगा, मतलब आप ये इधर, ये आपका इनलेट है, इनलेट मतलब यहां से आप चीजों को इंट्रोड्यूस करोगे। अब ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूं, एकदम सीधे भाषा में, हमने यहां से बैक्टीरिया डाला, वो होस्ट सेल डाला जिसके अंदर हमारा आरडीएनए था, ठीक है। ये हमने वो होस्ट डाला जिस होस्ट में हमारा आरडीएनए था, वो हम यहां पे डाल रहे हैं। और हम पता है क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम भी डालें। अब हम चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो, अच्छे से ग्रो होने के लिए उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट मीडियम तो है ही, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए यहाँ पे थर्मो रेगुलेटर लगा हुआ है ताकि हम टेम्परेचर मेंटेन कर सके, और वो बैक्टीरिया को एक बेस्ट टेम्परेचर दे ताकि वो बैक्टीरिया अंदर अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके, ग्रो हो सके। समझ रहे हो? अलग अलग बैक्टीरिया या अलग अलग होस्ट सेल का अलग अलग टेम्परेचर होता है। कोई 24 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करता है, तो कोई बैक्टीरिया 30 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से मल्टीप्लाई करता है, कोई 35 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से मल्टीप्लाई करता है। तो आपको पता है कि आप जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हो उसको ज्यादा अच्छे से ग्रो होने के लिए 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो आप फिर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखोगे ताकि वो बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल सके। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है बेस्ट टेम्परेचर। हर बैक्टीरिया का अपना अपना टेम्परेचर होता है और अपना अपना पीएच भी होता है, तो इसके लिए इसके अंदर पीएच कंट्रोलर भी लगा हुआ है ताकि आप उसको बेस्ट पीएच दे सको। भाई किसी बैक्टीरिया को एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो होने के लिए, किसी को न्यूट्रल चाहिए, किसी को बेसिक चाहिए, किसी को स्ट्रॉन्ग बेसिक चाहिए, किसी को स्लाइट एसिडिक एसिडिक चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. और वीडियो दिख रहा है आपको? No, sir. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अभी दिख रहा है? Yes, sir. आवाज भी आ रही है ना?
Yes, sir. ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि आपने एक बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट दिया है कि कोई होस्ट सेल है, ठीक है। आपने इस बायोरिएक्टर में किया क्या? ये बायोरिएक्टर, ये जो टैंक है, इस टैंक में आप चाहते हो कि आपका बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो, तो आपने इसमें रॉ मटेरियल डाला। रॉ मटेरियल मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, बैक्टीरिया डाला। मतलब ये रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रिएंट मीडियम, वो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, प्लस आपने होस्ट सेल भी डाला। अब आपने ये बायोरिएक्टर में डाला, तो बायोरिएक्टर के अंदर आपने उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया, एक उसको आपने एक सूटेबल एनवायरनमेंट दिया है कि भाई उसको ग्रो होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो आप यहां से ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अगर कोई एरोबिक है तो ऑक्सीजन डालोगे, कोई बैक्टीरिया एनएरोबिक है तो आप ऑक्सीजन नहीं डालोगे, तो अंदर कंडीशन कैसा होगा? एनएरोबिक होगा। अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डालोगे। और ये ब्लेड क्यों लगे हुए? ताकि मोटर जब चालू होगा तो वो ब्लेड ऐसे से गोल गोल घूमेगा, तो न्यूट्रिएंट मीडियम और ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स होगा। समझ रहे हो? अच्छे से क्या होगा? मिक्स होगा। तो ये इंपेलर क्या करता है? इट इनेबल्स इनेबल्स मतलब करवाना। ये क्या करवाता है? प्रॉपर मिक्सिंग, अच्छे से मिक्सिंग कराता है, प्रॉपर मिक्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मिक्सिंग के साथ साथ क्या पहुंचा रहा है सब जगह पर? हर कोने में क्या पहुंच जाना चाहिए? ऑक्सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट न्यूट्रिएंट मीडियम, थ्रू आउट न्यूट्रिएंट मीडियम। बोलो, समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. मतलब मैं यही कह रहा था आपको कि ये जो ब्लेड और ये सब जो लगे हुए हैं, ये जो एजिटेटर है, ये जो मिक्सर है, इसका मेन काम दो है, ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो सके और सभी जगहों पर ऑक्सीजन पहुंच सके, ऑक्सीजन पहुंच सके। यहां से आप सैंपल डालोगे, मतलब यहां से आप रॉ मटेरियल डालोगे, इससे यहां से क्या डालोगे? रॉ मटेरियल डालोगे। और यहां से आप क्या कलेक्ट करोगे? सैंपलिंग पोर्ट से आप क्या कलेक्ट करोगे? प्रोडक्ट को कलेक्ट करोगे। प्रोडक्ट, वो जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, मतलब वो बैक्टीरिया, आप चाहते हो कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो और अपने जीन को एक्सप्रेस भी करे, क्योंकि आपने वो जीन लगाया है और अब आप उस बैक्टीरिया को एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर सब कुछ दे रहे हो, तो वो जीन ट्रांसक्राइब होगा तो उसका एमआरएनए बनेगा, और ट्रांसलेट होगा तो प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन सिक्रेट करेगा, तो वो प्रोटीन आप यहां से कलेक्ट करोगे। प्रोडक्ट मतलब वो प्रोटीन हो सकता है, वो कोई एंजाइम हो सकता है, वो कोई वैक्सीन हो सकता है, एंटीबायोटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, या सेल भी हो सकता है वो। तो एकदम सीधे भाषा में आप बैक्टीरिया को रॉ मटेरियल के साथ साथ बायोरिएक्टर में डाल रहे हो, और आपको पता है कि उस बायोरिएक्टर के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटर लगा हुआ है, पीएच रेगुलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन टेम्परेचर। तो उसको आप इस बायोरिएक्टर के अंदर आप उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट दे रहे हो, ताकि वो उसको बेस्ट टेम्परेचर, बेस्ट पीएच मिले और वो अच्छे से रेप्लिकेट हो। समझ रहे हो? ऑक्सीजन अच्छे से मिले, पानी मिले, सब कुछ अच्छे से मिले, ताकि वो मल्टीप्लाई हो। और आप अंदर एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखे हो। एसेप्टिक मतलब क्लीन एनवायरनमेंट अंदर मेंटेन करके रखे हो, ताकि कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो ना हो। समझ रहे हो? मतलब ये बायोरिएक्टर जहां पे रखते हैं वहां पे धूल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि अंदर हम जो चाहते हैं जो बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया ग्रो हो। तो इसके लिए आपने अंदर एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखा है। एसेप्टिक मतलब एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है, ताकि हमारे बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरे टाइप का बैक्टीरिया ग्रो ना हो। तो आपने इनको ग्रो करवाया है एक ऐसे टैंक में, जिसमें आपने कैसा एनवायरनमेंट मेंटेन किया है? एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखा है। और फाइनली आपको इस रॉ मटेरियल से क्या मिल रहा है?
प्रोडक्ट मिल रहा है। ये रॉ मटेरियल में जो होस्ट सेल है, वो होस्ट सेल के अंदर का जीन, आपको पता है कि अब इसके अंदर का जीन क्या होगा, वो जीन मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद वो एक्सप्रेस होगा और एक्सप्रेस होने पर फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट के तौर पे क्या हो सकता है, या तो वो प्रोटीन हो सकता है, या तो वो एंजाइम हो सकता है, या तो वो एंटीबायोटिक हो सकता है, या तो वो पूरा का पूरा सेल हो सकता है, पूरा का पूरा सेल बायोमास हो सकता है। आ रही है बात समझ में? यही था कि आपको रॉ मटेरियल से पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है और ये आप इसको ग्रो करवा रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो एक टैंक में, जिसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर, जिसको हम बायो फर्मेंटर या फर्मेंटर टैंक भी बोल देते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है, लार्ज स्केल में अगर आपको ग्रो करना है तो आप फर्मेंटर टैंक में ग्रो करो, जिसको दूसरे भाषा में हम क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर भी बोल देते हैं। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अब लार्ज स्केल में भी दो पर्पज है। अब ऐसा है कि इसमें एक है क्लोज्ड बायोरिएक्टर, और एक है ओपन बायोरिएक्टर, जिसको हम कंटिन्यूअस कल्चर भी बोलते हैं। और इसको हम बैच कल्चर भी बोलते हैं। फर्क देखो, फर्क देखो, ये है कि क्लोज्ड बायोरिएक्टर, क्लोज्ड बायोरिएक्टर में हमने चीजों को एक बार डाल दिया और बंद कर दिया। जैसे कि कुकर में आप चावल जब पकाते हो तो आपने चावल को एक बार डाल दिया और कुकर का ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, और अब आप कुकर को हीट दे रहे हो, अब चावल पक जाएगा। पर ओपन बायोरिएक्टर या कंटिन्यूअस कल्चर में क्या हो रहा है, यहां पे आप साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे आप एक जगह से रॉ मटेरियल डालते जाओगे और उसी टाइम पे दूसरे जगह से आप प्रोडक्ट निकालते जाओगे। समझ रहे हो? एक जगह से आप रॉ मटेरियल डाल भी रहे हो और उसी दूसरी जगह से आप प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। पर बैच कल्चर में ऐसा नहीं है। बैच कल्चर में आपने एक बार सब रॉ मटेरियल जब डाल दिया, तब आप इसको बंद कर दोगे। अब पूरा प्रोसेस होगा एक दिन तक या 2 दिन तक या कुछ घंटों तक होगा। जब पूरा हो जाएगा तभी आप यहां से ढक्कन खोलोगे और तभी आप यहां से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे, प्रोडक्ट को निकालोगे यहां से। उसको हम कहते हैं बैच कल्चर। तो बैच कल्चर में आपको एक ही बार आप डाल सकते हो और वो पूरा प्रोसेस होने के बाद ही आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। सेम जैसे हम खाना पकाते हैं कि आपने सब कुछ कुकर में डाल दिया, चावल वगैरह सब कुछ डाल दिया, सब पक रहा है, कुकर आपने बंद कर दिया, वो पक जाएगा पूरा होने के बाद, तब आप खोलोगे और तब आप चीजों को निकालोगे। उसे हम कहते हैं बैच कल्चर। मतलब आप एक जगह से पूरा सैंपल डालोगे, रॉ मटेरियल डालोगे, बंद करने के बाद जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तब आप खोलोगे और वो प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे। वो था बैच कल्चर, वो था बैच कल्चर। पर कंटिन्यूअस कल्चर क्या है कि यहां पे एक जगह से आप डाल भी रहे हो और उसी टाइम पे दूसरी जगह से निकाल भी रहे हो, कुछ भी बंद नहीं किया हुआ है। इसके लिए इसको ओपन बायोरिएक्टर कहते हैं और इसके लिए इसको क्लोज बायोरिएक्टर कहते हैं। बोलो आ रहा है समझ में ये? Yes, sir. मतलब यहां पे हम बैक्टीरिया को या होस्ट को, होस्ट इज केप्ट इन लॉग फेज,
जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। तुम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो स्टेशनरी ग्राफ फॉलो करता है। ये देखो ग्रोथ कर्व पता है ना, आपने बॉटनी में पढ़ा हुआ है कि पहले लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज आता है। याद आ रहा है? ये ग्रोथ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पहला फेज आता है लैग फेज, ये देखो। दूसरा आता है लॉग फेज और तीसरा आता है स्टेशनरी फेज। ओके, ये देखो ग्रोथ कर्व में। तो ग्रोथ, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब ग्रोथ होता है ना, किसी बैक्टीरिया का जब ग्रोथ होता है, तो पहले उसका ग्रोथ धीरे धीरे होता है शुरू शुरू में, तो उसको हम कहते हैं लैग फेज। फिर बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, उसको हम बोलते हैं लॉग फेज। और फिर एक स्टेज पे उसका ग्रोथ जो होता है ना, वो ज्यादा भी बढ़ता नहीं और कम भी नहीं होता है, स्टेशनरी फेज। तो यहां पे कंटिन्यूस कल्चर में हमने बैक्टीरिया को किस फेज में रखा है? लॉग फेज में ही रखा हुआ है। वहीं पे हमको देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपको लॉग फेज में ही मिलता है। जब वो बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रहा होता है, तब आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। तो इस केस में हम बैक्टीरिया को लॉग फेज में ही रख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है यहाँ पे। ये समझ में आया? Yes, sir. इसको नोट डाउन करो। निकिता, हैव यू फिनिश्ड दिस? Yes, sir. ओके। तो हम इस टैंक को फर्मेंटर टैंक इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन। एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि फर्मेंटेशन का मतलब पहले होता था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन का मतलब पहले क्या होता था? इसका मतलब होता था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, एनएरोबिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। पर आज के डेट में हम फर्मेंटेशन को दोनों भी नाम से बोल सकते हैं, बोथ। इट कैन बी एरोबिक ऑल्सो एंड एनएरोबिक ऑल्सो। समझना है? तो आज के डेट में फर्मेंटेशन एरोबिक भी है और एनएरोबिक भी है। रेस्पिरेशन बोलो या रिएक्शन बोलो। तो फाइनली कोई रिएक्शन एक टैंक में हो रहा है, एक बड़ा सा टैंक है, इसके लिए उस टैंक को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन टैंक। क्योंकि इस फर्मेंटेशन टैंक में दोनों भी टाइप के रिएक्शन करवा सकते हैं हम, एरोबिक भी कर सकते हैं और एनएरोबिक भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं डालोगे तो एनएरोबिक हो जाएगा। और इस फर्मेंटेशन टैंक की कैपेसिटी कितनी है? लगभग 1000 लीटर तक के न्यूट्रिएंट मीडियम को ये रख सकता है। समझ रहे हो? 1000 लीटर, 1000 लीटर तक के न्यूट्रिएंट मीडियम को हम रख सकते हैं। मतलब आप सोचो कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी, कितने ज्यादा पैमाने पे हम यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं और उनसे डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो जो डिजायर्ड जीन हमने उसमें डाला है, वो प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फर्मेंटेशन टैंक में डाल के। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ निकिता? Yes, sir. बट ये जो हमने, ये इसी के लिए मैंने इसको लार्ज स्केल पर्पस पे डाला हुआ है।
कि आप किसी भी बैक्टीरिया को जब ग्रो करना चाहते हो तो आप स्मॉल स्केल पर्पस पे भी कर सकते हो या लार्ज स्केल पर्पस पे भी कर सकते हो, पर याद रखना कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करने जाते हैं ना तो कहीं ज्यादा घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो पहले हम स्मॉल स्केल पर्पस पे कोनिकल फ्लास्क में करके देखते हैं कि भाई क्या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में चला गया है। हाँ, अगर चला गया है तो उसको जरा ग्रो करके देखते हैं कि हमको वही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डाल दिया, और अब उस बैक्टीरिया को मैं डायरेक्टली फर्मेंटर टैंक में नहीं डालूंगा, वो बैक्टीरिया को पहले मैं कोनिकल फ्लास्क वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में डालूंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे को यहां से इंसुलिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मेरे को इंसुलिन मिल रहा है मतलब मेरा स्मॉल स्केल पर जो मैंने ग्रो किया था वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तभी मैं लार्ज स्केल पे जाऊंगा, तभी मैं श्योर हो जाऊंगा हाँ भाई मेरे बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन आ गया है, तभी तो मेरे को इंसुलिन मिल रहा है। तो कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल करते हो, तो यहां पे हम स्मॉल स्केल पर्पस तभी करते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप पहले स्मॉल स्केल पर्पस पे ही करके देखोगे कि क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो दिख रहा है तभी आप लार्ज स्केल पर्पस पे जाओगे बनाने के लिए। समझ में आई बात? अगर आपने पहले ही लार्ज स्केल पे कर दिया, इतना सारा 1000 न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, 1000 लीटर का न्यूट्रिएंट मीडियम, पानी, ऑक्सीजन सब डाल दिया, और पता चला कि आपका बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है, तब तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसके लिए स्मॉल स्केल पर्पस पहले किया जाता है बिफोर लार्ज स्केल पर्पस। बोलो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ये चीजें लिखिए आप, ये चीजें लिखिए बाजू में कि फर्स्ट स्मॉल स्केल पर्पस इज डन एंड देन फॉलोड बाय द लार्ज स्केल पर्पस। इफ स्मॉल स्केल पर्पस सक्सेसफुल हुआ then only we go for a large scale purpose. तो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी बायोरिएक्टर के अंदर। कुछ कुछ क्वालिटी होनी चाहिए बायोरिएक्टर के अंदर। तो पहली क्वालिटी जैसे मैं बता रहा हूं आपको यहां पे, प्रॉपर्टीज इन बायोरिएक्टर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डालने का इनलेट होना चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडियम डालने के लिए क्या होना चाहिए? इनलेट होना चाहिए, जहां से आप रॉ मटेरियल डाल सको। उसके अंदर एयर इनलेट होना चाहिए, ऑक्सीजन डाल सको, ऑक्सीजन का इनलेट। सैंपलिंग पोर्ट होना चाहिए जहां से आप अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सैंपल को निकाल सकते हो। सैंपलिंग पोर्ट दिख भी रहा था आपको डायग्राम में, ऊपर की तरफ था कि नहीं? ये देखिए हमारे यहां पे देखिए सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट है ये, यहां से आप अपने सैंपल को निकालोगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए, पीएच कंट्रोलर होना चाहिए, ब्लेड उसमें इंपेलर होना चाहिए, मोटर होना चाहिए मिक्सिंग करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए। मिक्सिंग एंड एजिटेशन, एजिटेशन का ही मतलब मिक्सिंग होता है। आ रही बात समझ में? ये कुछ फीचर होनी चाहिए किसी भी बायोरिएक्टर के अंदर। बायोरिएक्टर क्यों बोल रहे? क्योंकि उसमें रिएक्शंस हो रहे, रिएक्शन से वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा और प्रोडक्ट बनाते जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते जाएगा। मेन पर्पस होता है किसी भी बायोरिएक्टर का ताकि हम हमारे जीन, वो जो डिजायर्ड जीन हमने जिसमें डाला था ना वो बैक्टीरिया में,
तो वो डिजायर्ड जीन्स क्या हो सके, मल्टीप्लाई हो, पहले तो कॉपी बनाए और वो जीन एक्सप्रेस हो, तभी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तभी आपको वो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और वो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा तभी आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यही मेन पर्पस होता है किसी भी बायोरिएक्टर में डालने के लिए, कि वो बायोरिएक्टर में आपने बैक्टीरिया को डाला और उसको सूटेबल टेम्परेचर, पीएच, सारा चीज उसको एकदम बेस्ट दिया ताकि वो जीन एक्सप्रेस हो, वो जीन का प्रोटीन बने और वो प्रोटीन आप निकाल सको। तो ये मेन फंडा था बायोरिएक्टर टैंक का। बोलो, आया समझ में? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन करो। किया? Yes, sir. Done. एक बायोरिएक्टर और है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये डायग्राम बना देता हूं कि वो ऐसा ही बायोरिएक्टर है। ठीक है, और ये उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम है। ये उसके अंदर ऐसा स्पार्जर लगा हुआ है और इसमें ऐसे होल्स है। ये स्पार्जर जो होता है ना, स्पार्जर क्या होता है कि ऐसा रिंग के जैसा होता है और इसमें होल्स होते हैं, और इसमें से क्या निकलते हैं पता है? ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं। इसको माइक्रो स्पार्जर बोलते हैं। माइक्रो स्पार्जर। माइक्रो स्पार्जर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से एयर ही आ रहा है, नो डाउट, इधर से एयर ही आ रहा है, बट यहां से ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं। ऐसे 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 बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। ये सब बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। ये एयर बबल्स। मैं इधर आप लोगों के लिए लेबल कर देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्जर। और ये जो स्पार्जर होता है, ये जो स्पार्जर होता है, ये परफोरेटेड होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसमें से ये सारे के सारे क्या निकलते हैं? एयर बबल्स निकलते हैं। ये एयर बबल्स में ऑक्सीजन है। इससे क्या होगा? ये एयर बबल्स के जैसे जो न्यूट्रन मीडियम है ना, ये पूरा न्यूट्रन मीडियम ऐसे हो जाता है। देखो, ये एयर बबल्स ऐसे 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 हो जाते हैं पूरे। एयर बबल्स की वजह से मेरे को बताओ, ऊपर का सरफेस एरिया बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो ये सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, ये देखिए, ये एयर बबल्स ने दो काम किया। एक तो ये एयर बबल्स ने ये जो एयर बबल्स है, एक तो उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। दे हैव इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर एंटर कर सकता है। ऑक्सीजन देखो हर जगह से एंटर कर सकता है अंदर। मोर दी ऑक्सीजन कैन एंटर, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑक्सीजन ज्यादा एंटर कर सकता है। बोलो, आ रहा है समझ में? ये Yes, sir. हर पॉसिबल डायरेक्शन से ऑक्सीजन एंटर कर सकता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से मोर ऑक्सीजन या मोर एक्सचेंज ऑफ गैस कैन अकर।
मतलब ऑक्सीजन भी अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाएगा। जैसे हमारे लंग का सरफेस एरिया ज्यादा होने के वजह से हम ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं। आपने सुना है, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैस। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, मतलब उतना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा पाएगा। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है पूरा का पूरा। ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम है, और इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने अपना बैक्टीरिया डाला हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ये दिमाग लगाया, आप यहाँ पे वो ब्लेड यूज नहीं कर रहे हो, ब्लेड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ब्लेड क्या कर देता है, कुछ कुछ चीजों को डैमेज भी कर देता है। तो आप चाहते हो कि मिक्सिंग हो पर ब्लेड की मदद से ना हो, तो आपने यहाँ पे स्पार्जर लगा दिया, स्पार्जर। और स्पार्जर में से क्या निकलते, एयर बबल्स निकलते। जैसे फिश टैंक, आपने अगर फिश टैंक देखा है तो उसमें देखो कैसे एयर बबल्स निकलते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे स्पार्जर लगाए तो इससे बहुत सारे एयर बबल्स निकलेंगे, और ये एयर बबल्स दो काम करा रहे। पहला तो ये ऊपर का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस ज्यादा हो सके और बैक्टीरिया को फटाफट ऑक्सीजन मिले और उसका कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट बाहर भी निकले। दूसरा, इसी एयर बबल्स की वजह से मिक्सिंग अच्छे से होगी। ये एयर बबल्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम को और ऑक्सीजन को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये एयर बबल दूसरा काम क्या कर रहे हैं, दिस इनेबल्स मतलब करवाना प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। इसी के लिए इस टैंक को हम कहते हैं स्पार्ज्ड टैंक रिएक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें स्पार्जर लगा हुआ है और ये स्पार्जर में छोटे छोटे होल है और इसी होल से एयर बबल्स निकल रहे हैं। वो एयर बबल्स में ऑक्सीजन है, उस एयर बबल से दो चीजें हो रही है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो एक्सचेंज ज्यादा अच्छे से होगा, और दूसरा अच्छे से मिक्सिंग होगी ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट के साथ। इज दैट क्लियर? यस सर। तो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया? यस सर। तो इसी के साथ हमारा 7 स्टेप कंप्लीट हो गया है और अब हम 8th स्टेप पर जा रहे हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जिसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो वो 7वां स्टेप में लिखने जा रहा हूं, 8th स्टेप। कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे? इसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी कहते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मतलब, जैसे कि हमारे फर्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूं, यहां पे आपने पहले ग्रो किया, तो ग्रो करने से आपका जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ होगा और उसने प्रोडक्ट बना दिया होगा। अब आप वो प्रोडक्ट को कैसे निकालोगे उसका भी एक टेक्निक होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अब ऐसा है कि स्टेप नंबर 1 to 7 जो है, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। अपस्ट्रीमिंग मतलब अब चीजें अब तक आप डालते जा रहे थे, मैंने एकदम शुरू में कहा था इस चैप्टर के, इसे हम कहेंगे अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। पर लास्ट वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ये वाला।
इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं। क्योंकि यहां पे आप चीजों को निकालोगे। समझ में आ रही है बात? ये मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि शुरू के 7 स्टेप जो होते हैं उसमें आप बस चीजें डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, पर लास्ट स्टेप में आपको चीजें निकालनी है, इसके लिए उसको डाउन स्ट्रीमिंग कह रहे हैं। समझ में आई बात? स्पेलिंग समझ में आ रहा है ना यहाँ पे जो लिखा है वो? Yes, sir. ठीक है, मैं ऐसे फिर भी लिख दे रहा हूँ रफली, क्योंकि मैं इंडिकेट कर चुका हूं, यहाँ पे बोल भी चुका हूं मैं। तो देखते क्या है। यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, सबसे पहले पॉइंट में बोलूंगा कि वो डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कोई सेल है तो उसको निकालने का टेक्निक अलग होगा, अगर कोई प्रोटीन है तो उसको निकालने का टेक्निक अलग होगा, कोई एंजाइम है तो उसको निकालने का टेक्निक अलग होगा। तो यहां पे मैं सिर्फ इतना लिखूंगा कि एक्सट्रैक्शन जो प्रोडक्ट है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, सबसे पहला मैं लिखूंगा कि ये दिस प्रोसेस डिफर्स प्रोडक्ट टू। जैसे जैसे प्रोडक्ट बदलता है तो प्रोडक्ट को निकालने का टेक्निक भी बदलता है। किसी प्रोडक्ट को निकालने का अलग टेक्निक है, किसी को निकालने का अलग टेक्निक है। प्यूरिफिकेशन देखो, इसमें होता क्या एक्चुअली, सबसे पहले आप चीजों को क्या करते हो, सेपरेट करते हो, कि आपका प्रोडक्ट और सेल पहले सेपरेट हो जाए। देखो यहां पे अगर आप जाओ तो अब इसके अंदर आपका मान लो प्रोडक्ट बन चुका है, आपका प्रोडक्ट बन चुका है। ये देखो, ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो मैं व्हाइट कलर के बना रही है आपके प्रोडक्ट है। तो पहले आप प्रोडक्ट को निकालने से पहले आप सेपरेट करोगे भाई, कि प्रोडक्ट और न्यूट्रिएंट मीडियम सेपरेट हो जाए, है कि नहीं? प्रोडक्ट और न्यूट्रिएंट मीडियम क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो पहले आप छांटोगे ऐसे छलनी की तरह, कि भाई मेरा सारा प्रोडक्ट एक जगह आ जाए और न्यूट्रिएंट मीडियम एक जगह आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप में आप कहोगे सेपरेशन। सेपरेशन मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, पहले आप उस प्रोडक्ट को सेपरेट करोगे न्यूट्रिएंट मीडियम से, सेल से। सेपरेट करने के बाद, सेपरेशन को हम कहते हैं आइस, सेपरेट कर दिया, अब आप करोगे एक्सट्रैक्शन, अब आप निकालोगे। अब आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से निकालोगे उस फर्मेंटर टैंक में से। एक्सट्रैक्शन को हम आइसोलेशन भी कहते हैं। आइसोलेट किया, निकाला। निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, प्यूरिफाई करोगे। निकालने के बाद आपने क्या किया, उसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफिकेशन। तो ये जो प्यूरिफिकेशन है ये भी डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्यूरिफिकेशन जैसे कि किसी प्रोडक्ट को आप प्यूरिफाई करते हो खाली उसको सुखा के, ड्राइंग। किसी का डिस्टिलेशन कर सकते हो, डिस्टिलेशन भी एक टेक्निक है। किसी का आप क्रोमैटोग्राफी कर सकते हो। किसी का आप एक टेक्निक कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये अलग अलग टेक्निक है प्यूरिफाई करने के। Sir, फिर से वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, अब आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्यूरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो भी डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। किसी चीज को प्यूरिफाई करने के लिए सिर्फ ड्राइंग करना होगा, तो किसी को किसी प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए सिर्फ डिस्टिलेशन करना होगा, किसी के लिए क्रोमैटोग्राफी होगा, तो किसी के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा। तो प्यूरिफिकेशन के अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। प्यूरिफाई करने के बाद अब आप उसका क्लिनिकल ट्रायल करोगे। सॉरी, उसका आप क्वालिटी चेक करोगे, क्वालिटी चेकिंग, कि भाई वो सेफ है कि नहीं, दिया जा सकता है कि नहीं।
क्वालिटी चेक करोगे, देखोगे कि कहीं इसमें कुछ टॉक्सिन तो नहीं, कहीं कुछ पॉइजन तो नहीं। समझ में आ रही है बात? क्वालिटी चेक होता है ना किसी भी फूड का। हम मार्केट में जितने भी पैक्ड फूड खाते हैं, पीनट बटर, ब्रेड, जो भी खा रहे पैक्ड फूड, वो पीछे लिखा होता है, देखो ऐसा FSSAI करके ऐसा लिखा होता है कि नहीं पीछे? Yes, sir. ये फूड क्वालिटी चेक करती है हमारे इंडिया की जितनी भी फूड है उसको, FSSAI। तो क्वालिटी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ टॉक्सिन या कुछ पॉइजन तो नहीं है उसमें। क्वालिटी चेक के बाद तब उसका होता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल मतलब कुछ लोगों को दिया जाता है ये देखने के लिए कि क्या उनमें कुछ एलर्जी तो नहीं दिख रही है। तो कुछ 100-200 लोगों के ऊपर वो दिया जाता है, उनके बॉडी में डाला जाता है देखने के लिए कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ एलर्जी, कुछ समथिंग तो नहीं हो रहा है। अगर वो भी सक्सेसफुल हो गया तब उसको उस क्लिनिकल ट्रायल के बाद तब उसको पैक करेंगे, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे कुछ उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, फिर उसको पैकिंग करेंगे और फिर फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स है, ये सारे के सारे स्टेप्स आते हैं डाउन स्ट्रीमिंग के अंदर। कि किसी भी प्रोडक्ट को आप पहले सेपरेट करोगे, भाई वो प्रोडक्ट सेल के अंदर है तो पहले सेल में से बाहर निकालोगे या न्यूट्रिएंट मीडियम से सेपरेट करोगे, फिर निकालोगे आइसोलेट, फिर उसके बाद उसको प्यूरिफाई करोगे। और प्यूरिफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिर उसका क्वालिटी चेक करोगे, क्वालिटी चेक करने के बाद कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, डाल के देखोगे कहीं कुछ एलर्जी तो हो रहा है कि नहीं। वो भी अगर नहीं हो रहा है, सब अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तब कुछ प्रिजर्वेटिव डालोगे ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, है ना। प्रिजर्वेटिव कुछ केमिकल ऐड करते हैं ताकि उसका लाइफ टाइम ज्यादा हो सके। और फाइनली उसको पैक करोगे और मार्केट में सेल करोगे। ये था डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और सबसे पहला चीज मैंने वही लिखा कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। टाइम भी वेरी करता है, टेक्निक भी वेरी करता है डाउन स्ट्रीमिंग का। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। एंजाइम है तो अलग तरीका होगा, अगर आप प्रोटीन को निकाल रहे हो तो अलग तरीका होगा, सेल को निकाल रहे हो या बायोमास को निकाल रहे हो तो अलग तरीका होगा। बोलो समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो फाइनली हम पूरे चैप्टर के क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और एक लास्ट में पॉइंट लिखने जा रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी क्यों इतना ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के केस में आपने सिर्फ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के, मतलब आपको जो जीन चाहिए था, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था, आपने सिर्फ वही जीन निकाल के किसी बैक्टीरिया में डाला था, तो आपको कोई भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपने उसी का जीन डाला हुआ था। समझ रहे हो? तो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमको यहां पे कोई अनवांटेड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस नहीं है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस नहीं है यहां पे। क्योंकि आपने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला था, जैसे मुझे इंसुलिन बनाना है तो मैंने किसी नॉर्मल ह्यूमन के सेल में से सिर्फ इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाला था और वो मैंने किसी बैक्टीरिया में डाला, तो वो बैक्टीरिया सिर्फ इंसुलिन ही बनाएगा, कुछ और नहीं बनाएगा। पर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक याद करो जो आपने प्लांट वाले में पढ़ा हुआ है बॉटनी में, कि भाई नॉर्मन बोरलॉग जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये दो प्लांट के जीनोम को फ्यूज कर दिया, हाइब्रिडाइज कर दिया, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का एक डिसएडवांटेज क्या है कि उस केस में आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलने के साथ साथ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, कुछ अनवांटेड जीन्स भी आ जाते हैं, कुछ अनडिजायरेबल जीन्स भी आ जाते हैं, जिससे आपको अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा, द मेन एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को, यही 7 स्टेप को मैंने और 2 पार्ट में भी डिवाइड किया था, यही 7 स्टेप को,
ये 8 स्टेप जो था, इसमें शुरू के 6 स्टेप जो थे वो क्या था? जेनेटिक इंजीनियरिंग था। याद आ रहा है? Yes, sir. लेक्चर की शुरुआत में बताया था। और बाद के जो 2 प्रोसेस है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, Bioprocess. क्योंकि हम वहां पे बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं। बायो मीन्स लाइफ, अब बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो, तो ये हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे और उसमें से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का फायदा ये है कि यहाँ पे सिर्फ वही जीन एक्सप्रेस होगा, दैट ओनली डिजायरेबल जीन इज एक्सप्रेस। और हमको क्या मिलता है? डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलता है। सिर्फ डिजायरेबल जीन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, वही जीन एक्सप्रेस होगा और उसी का प्रोडक्ट मिलेगा। वेयर एज इन हाइब्रिडाइजेशन, in hybridization technique, along with नहीं, along with expression of desirable gene, the unwanted undesirable gene also express. ये पॉइंट में लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ आपको डिजायरेबल जीन ही एक्सप्रेस होते हुए मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ वही जीन का पार्ट निकाल के डाला था, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया था, जो कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे कट करता है और आपको सिर्फ आपका ही पार्ट देता है। पर आप अगर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते हो तो इसमें आपको जो प्लांट में था ना कि एक प्लांट है, इसका जीन और इसका जीन मिला के फ्यूज कर दो तो एक नया प्लांट बन गया, उस केस में डिजायरेबल जीन एक्सप्रेस के साथ साथ कोई अनडिजायरेबल जीन, मतलब जो जीन हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो जीन एक्सप्रेस हो, वो भी हो जाता है। तो आपको उसके वजह से अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिलता है। जो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिलता है। ये पार्ट समझ में आया? Yes. एक दो एग्जांपल याद रख लो बायो रिएक्टर का। मैं यहां पे एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं। few examples of बायोरिएक्टर, जिसको फर्मेंटर टैंक भी बोलते हैं। पहला एग्जांपल कौन सा था? स्टर्ड टैंक रिएक्टर। स्टर्ड टैंक रिएक्टर, वो माइक्रोस्पार्जर वाला यूज किया था हमने, सॉरी स्टर्ड टैंक रिएक्टर। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का था। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। सबसे ज्यादा यूज किया गया अभी तक का बायोरिएक्टर है ये। दूसरा है स्पार्ज टैंक रिएक्टर। ये दो ही आपको याद रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने यही दो दिया हुआ। इसमें वो स्पार्जर यूज किया गया था जिसमें से एयर बबल्स निकल रहे थे और वही एयर बबल्स मिक्सिंग करवा रहे थे, सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे। उसके अलावा एक दो और बस सिर्फ याद रख लीजिए। एक है मिस्ट बायोरिएक्टर, एक है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, और एक है फोटो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। इज दैट क्लियर एवरीवन?
यस निकिता, सिया बताइए। ये Yes, सिर्फ sir. एग्जांपल मैंने लिखे हैं। इसके साथ साथ हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था बायोटेक का, एक तो मैंने आपको पहले एप्लीकेशन पढ़ाया था, फिर प्रिंसिपल आप लोग ने बोला था कि एक बार रिवीजन करा दो, फिर उसके बाद आप लोग ने बोला ठीक है सर डिटेल में करा दीजिए, तो मैंने वो करवा दिया है। ये 10 के 10 स्टेप हमारे फिनिश्ड हो चुके हैं। दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए से लेकर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और इसके साथ हमारे ये चैप्टर पूरा फिनिश्ड होता है। ठीक है, इसके पीडीएफ नोट्स आपको मैं भेज दूंगा। लास्ट लेक्चर का तो आप लोगों ने नोट्स लिखा होगा, आई होप। Yes, sir. कुछ डाउट है इस चैप्टर में और आपको? Yes, sir. Questions. हाँ वो पूछिए। Sir, question assessment और reason वाला है। हाँ बोलिए। तो पहला assessment दिया है polymerase chain reaction is used in DNA amplification। Reason दिया है the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation। तो दोनों भी राइट है, असर्शन भी राइट है, क्योंकि पीसीआर तो हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ये तो अभी भी बताया तुमको, राइट। असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन क्या बोल रहा है कि पीसीआर हम यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन, मतलब डीएनए के कॉपी को बढ़ाने के लिए, बराबर है। रीजन क्या बोल रहा है? रीजन भी एक स्टेटमेंट ही है, वो भी क्या बोल रहा है? रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है एक्चुअली। तो वो बोल रहा है कि हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करते हैं ना किसी भी प्लाज्मिड में, वो काम कर रहा है एज अ मार्कर जीन, जो कि हमने देखा एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन ही थे जो कि एज अ मार्कर जीन का काम करते, जिसे हम ट्रेस कर पा रहे थे। यस, कि हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला। याद आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो दोनों भी स्टेटमेंट अपने अपने जगह राइट है, बट स्टेटमेंट वन जो था असर्शन, इसको एक्सप्लेन करने का जो रीजन है वो रॉन्ग है। तो आंसर विल बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया ये चीज? Yes, sir. कभी भी असर्शन रीजन आता है ना तो घबराइए मत, दोनों स्टेटमेंट ही होता है। पहले देखिए कि असर्शन को बोलिए स्टेटमेंट वन, रीजन को बोलिए स्टेटमेंट टू। पहले तो ये चेक कीजिए क्या स्टेटमेंट वन ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। फिर देखिए ये क्या स्टेटमेंट टू जो रीजन है वो करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। फिर ये देखिए कि दोनों करेक्ट है, तो क्या सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या रीजन है? नहीं है, तो वो आएगा। अगर है तो असर्शन रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा भी होता है। Sir, one more question. हाँ बोलिए। In the following palindromic base sequences of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? और उन ऑप्शंस में से एक है 5' to 3' पे जाने वाला है GAATTC और 3 से 5 जाने वाला CTTAZ। मे बी यही आंसर होगा ना? एक सेकंड, जस्ट सेकंड, मेरे को एक स्लाइड बना दे दो। हाँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 5' to 3' चलेगा, बराबर, और दूसरा भी 5' to 3'। हाँ, तो 5' to 3' में उन्होंने क्या बोला है? GAATTC वाला बोला है, राइट? यस सर, बाकी ऑप्शन भी है बट उनमें से एक ये भी है। हाँ, तो ये इको R1 का है रेस्ट्रिक्शन साइड, यस सर। राइट, इको R1 का ये रेस्ट्रिक्शन साइड GAATTC, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है, यही है, बराबर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? 4 से 8 बेस पेयर्स होते हैं यूजुअली। अभी तक हमने जो पढ़ा है, तुम्हारी एनसीईआरटी जो एग्जांपल दे रही है वो 6 बेस पेयर्स का दे रही है। बेस पेयर क्या होता है? ये एक बेस पेयर है, तो ऐसे कितने बेस पेयर्स होंगे? 6 होंगे। पर मैंने क्या बोला कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर्स का हो सकता है? 4 to 8 बेस पेयर्स का हो सकता है, और वो 5' to 3' दोनों भी स्ट्रैंड रीड करने पर सेम होगा। जैसे यहाँ पे 5' to 3' रीड करोगे तो भी GAATTC आएगा, और यहाँ पे 5' to 3' रीड कर रहे हो करोगे तो भी GAATTC सेम ही आ रहा है यहाँ पे। तो यही था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जहां पे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, वो भी कट
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में नहीं करता है। दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में भी दो है, एक तो जो स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करता है और एक ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। तो जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है वो रेस्ट्रिक्शन साइट के एकदम सेंटर में कट करता है, और जो स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करता है वो सेंटर से थोड़ा दूर दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो भी सिमेट्रिकल बेस के बीच में, ऑन बोथ द स्ट्रैंड। मतलब दोनों भी स्ट्रैंड के सिमेट्रिकल बेस, मतलब क्या, ये स्ट्रैंड के जी और ए के बीच में कर रहा है और ये स्ट्रैंड के भी जी और ए के बीच में कर रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करने वाला, स्टैगर्ड मतलब स्टिकी एंड, तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर पे कट नहीं करता है, सेंटर से थोड़ा दूर जाके कट करता है, इन बिटवीन द टू बेस विच आर सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड पे, ये स्ट्रैंड पे जी और ए है तो इस स्ट्रैंड पे भी जी और ए है, उनके बीच में यहां पे और यहां पे कट करेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, स्टिकी एंड मिलेगा। और वो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखा भी है कि इट कट्स अवे फ्रॉम द सेंटर इन बिटवीन द टू बेसेस, है ना, इन बिटवीन द टू सिमिलर बेसेस विच आर सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स। समझ में आया चीज निकिता? यस सर, सही क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है, restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. yes. Statement 2 is restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. हाँ, एक बार स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वो तो गलत बोलना चाहिए Palindromic रेस्ट्रिक्शन साइट। nucleotide sequence. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, देखो एक्चुअल होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट, राइट? और रेस्ट्रिक्शन साइट भी नेचर में पैलिंड्रोमिक ही होता है। यस सर। पैलिंड्रोमिक मतलब नाम का उल्टा, तो स्टेटमेंट 1 तो राइट ही हुआ एक तरफ से। स्टेटमेंट 1 क्या था, वापस रिपीट कीजिए। Restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. यस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही था रेस्ट्रिक्शन साइट, बराबर? तो बराबर ये स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट 2 क्या था? Restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं, वो तो लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइट नहीं है। तो हमने जो पढ़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट में कट करेगा कि उससे दूर जाके कट करेगा? बताइए। दूर जाके कट करेगा। दूर जाके नहीं, दूर, ये पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन साइट है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट से दूर जाके कट करेगा तो तुमको अनवांटेड पार्ट भी मिलेगा ना। yes, और हम यूजुअली कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते थे, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर ही कट करे, दैट इज टाइप 2 वाला ना। यस सर। आपकी एनसीईआरटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं बोलती है, वो तो मैंने तुमको समझाया कि हम जो यूज करते हैं वो टाइप 2 यूज करते हैं। टाइप 2, तो आपको टाइप 2 ही पकड़ के चलना है, टाइप 1 टाइप 3 निकाल दो अपने दिमाग से, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज ही नहीं करते, टाइप 2 ही यूज करते हैं। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 2 अगर यूज कर रहे हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करेगा कि रेस्ट्रिक्शन साइट से दूर जाके कट करेगा? साइट पे कट करेगा। तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो बोल रहा है कि लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट, या रेस्ट्रिक्शन साइट। यस सर। जबकि वो नहीं है। अगर वो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलता तो चलो कंसीडर भी करते कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा दूर कट कर रहा है, मतलब स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला। पर उन्होंने तो पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन साइट से दूर जाके बोल दिया है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है।